Hi student, myself Amol Pattevar. Now today we are going to start our new chapter or new unit, that is plant water relation. तो ये जो यूनिट है ये अभी न्यू सिलेबस में 12th बोर्ड में ऐड हुआ है और ओल्ड सिलेबस में ये 11 बोर्ड में था. ठीक है, तो जितने भी 12th बोर्ड स्टूडेंट है वो सारे 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट ये यूनिट अटेंड करेंगे. ठीक है, और एंट्रेंस वालों को तो करना ही है, समझ रहे हो. तो 12th बोर्ड वालों को ये यूनिट अटेंड करना है, जो सिर्फ 12th बोर्ड वाले हैं उनको करना है, और एंट्रेंस वालों को तो करना ही है. ठीक है, अब बात करते हैं हम इस यूनिट की. तो इस यूनिट को जैसे नाम दिया प्लांट वाटर रिलेशन, ये बोर्ड में हो गया. एनसीईआरटी में जब हम ये देखेंगे तो एनसीईआरटी में इसको दूसरा नाम है, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. तो एनसीईआरटी में इसको क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट. सब लोग ध्यान देंगे, बोर्ड वाले स्टूडेंट प्रेजेंट है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ. तो बोर्ड वाले स्टूडेंट ये यूनिट अच्छे से करेंगे, और एंट्रेंस वालों के लिए तो दोनों करना है, आपको बोर्ड से भी करना है एज वेल एज एनसीईआरटी से भी करना है ये यूनिट. तो प्लांट वाटर रिलेशन ये आप, और ये जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ ये आपके न्यू सिलेबस के पीडीएफ है, प्लांट वाटर रिलेशन. तो जिन लोगों के पास नहीं है वो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैं आपको सेंड करूँगा व्हाट्सअप ग्रुप पे, आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, ये पीडीएफ बुक आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप पे, मैं ये फाइल आपको सेंड करूँगा. नो, प्लांट वाटर रिलेशन की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे कैन यू रिकॉल बोला है, तो कुछ चीज़ें छोटी मोटी हमको रिकॉल होनी चाहिए यूनिट स्टार्ट करने से पहले. जैसे विच आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. तो प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट कौन से हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स. विच आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. तो आपको पता है, रूट इज़ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फिक्सेशन ऑफ प्लांट इनटू सॉइल. देन स्टेम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू लीव, एंड लीव जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. नाउ विच प्लांट टिश्यू आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप सभी को पता है, दैट इज जाइलम. तो यूज़ योर ब्रेन पावर. और क्या बोला है, देखो अभी, यू नो दैट वी नीड वाटर pump to lift water at the top of building, but how does the plant lift water from soil to a canopy without any pump. कैनोपी यानी प्लांट में लीफ का जो घेरा होता है ऊपर, उसको बोलते हैं हम कैनोपी. ठीक है, लीफ का जो ऊपर घेरा होता है पूरा, उसको बोलेंगे हम कैनोपी. लीफ और ब्रांचेस है ना, जिस कैनोपी के नीचे आप खड़े रहते हो, समर में बहुत ज़्यादा धूप होगी तो हम देखते हैं कि कोई ट्री या प्लांट मिल जाए जिसके नीचे हम खड़े रह सके, या फिर कार अगर है तो कार हम कैनोपी के नीचे पार्क करते हैं, है ना. काफ़ी कूल सा फीलिंग रहता है कैनोपी के नीचे. तो इस कैनोपी तक वाटर पहुंचता कैसे है, रूट से. तो इसके लिए अलग अलग थेरीज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं ना. रूट प्रेशर हाइपोथेसिस, देन ट्रांसपिरेशनल पुल और डिफ्यूजन. तो ये सारी चीज़ें हैं, कोहेजन, एडेजन. ठीक है, क्या बोला मैंने, कौन से चीज़ें हैं, जैसे रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पुल, कोहेजन, एडेजन, देन डिफ्यूजन. ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज देयर. सो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी जो इस यूनिट में हम डिटेल में देखने वाले, कि हाउ दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू द लीफ. चलो यूनिट स्टार्ट करते हैं अभी. देखो, प्लांट ऑब्टेन वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल, फूड एंड गैसेस लाइक O2 एंड CO2. ये गैसेस भी प्लांट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग. प्रोडक्टिविटी इन प्लांट इज मेनली अफेक्टेड बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी, मतलब प्लांट आपको कितने फ्रूट्स या कितना ग्रेन देगा, है ना. एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी या कितना बायोमास वो बना के देगा. तो ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो मेनली अफेक्ट होती है कैसे, बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नाउ वाटर इज कंसिडर्ड एज अ एलिक्सिर ऑफ लाइफ. तो एलिक्सिर ऑफ लाइफ मतलब सम सॉर्ट ऑफ मैजिकल और मेडिसिनल और हीलिंग लिक्विड
फॉर लाइफ, ठीक है। तो आप एलिक्सिर का मतलब ध्यान में रखना, मैजिकल, मेडिसिनल और हीलिंग लिक्विड। तो इट इज़ एलिक्सिर ऑफ लाइफ। वाटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90 to 95% ऑफ मोस्ट प्लांट सेल एंड टिश्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है एंट्रेंस के लिए कि प्लांट टिश्यू में वाटर कंटेंट कितना होगा। तो इट कॉन्स्टिट्यूट मतलब वाटर प्लांट सेल में और टिश्यू में क्या करेगा, कितना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा, 90 to 95%। देन वाटर हेल्प इन टू मेंटेन द टर्जिडिटी एंड शेप। टर्जिडिटी मतलब जो लीफ प्लांट के जो सेल्स रहेंगे लीफ के अदर सेल्स दे बिकम्स सोलन। टर्जिड का मतलब फूलना, एकदम फूले हुए रहेंगे। जैसे लीफ के जो सेल्स है वो टर्जिड अगर है तो लीफ एकदम स्ट्रेट रहेगा, ओपन रहेगा, अच्छे से सनलाइट को एक्सपोज होगा। अगर टर्जिडिटी लॉस हो गई, फ्लैसिड हो गया, वो श्रिंक हो गया, लीफ के सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, तो दे स्टार्ट कर्लिंग और फोल्डिंग। समझ रहे हो टर्जिड? तो टर्जिड मतलब पूरा स्वेल रहना। और जो प्रॉपर शेप है लीफ का या बाकी प्लांट पार्ट का वो भी किसकी वजह से, वाटर की वजह से। देन इट शो फॉलोइंग प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट हैज़ अ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तभी वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है। और हम रोल ऑफ वाटर आप बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में सबसे पहले जैसे देखो अभी क्या बोला है, इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर एंड इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ सोल्यूट। तो आप सभी को पता है वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे जैसे 25-30 डिग्री 37 डिग्री जो भी रूम टेम्परेचर रहता है, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट। तो सॉल्वेंट आने के जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व होता है, ठीक है। और सोल्यूट वो है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, कॉमन। एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान में रहेगा सबको। सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप, सॉल्वेंट इज अ लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व, ठीक है। और सोल्यूट जो है वो जो भी सब्सटेंस रहेगा जो सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट टुगेदर कॉल्ड एज सोल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी। It is inert inorganic compound with a neutral pH where in the pure form। वाटर को बोला है इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली चीज़ इसको इनर्ट क्यों बोला है, तो वो इजीली किसी केमिकल के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा जो उसमें डिजॉल्व है, उसकी प्रॉपर्टीज को ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। सो इट इज़ इनर्ट। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पता है आपको किसको बोलता है, तो हाइड्रोकार्बन जिनमें रहता है, कार्बन हाइड्रोजन ये दोनों जिनमें होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। और कार्बन या हाइड्रोजन में से दोनों में से एक अगर एब्सेंट है या दोनों ही नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक। जैसे वाटर का हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो H2O इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, सो वाटर इज अ इनऑर्गेनिक। समझ रहे हो? तो वाटर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन न्यूट्रल पीएच, मतलब आपको पता है कितना पीएच 7। तो न्यूट्रल पीएच पे वाटर का जो पीएच रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा जब वाटर प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में मतलब जब उसमें कोई चीज़ें डिजॉल्व नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तब वाटर का पीएच क्या रहेगा, न्यूट्रल, दैट इज 7। नाउ ड्यू टू दिस वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व मिनरल एंड फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर एक बेस्ट मीडियम होता है, मीन होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम रूट। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा रूट से लीफ या डिफरेंट पार्ट्स में, या फूड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, बट किसके थ्रू होगा, थ्रू वाटर, ठीक है। देन इट इज़ बेस्ट एक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अ सेल, है ना। आपको पता है कि हमारे सेल में कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो ये होती है वाटर में, ठीक है। तो इट्स द बेस्ट एक्वियस मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। नाउ इट इज़ इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला आप सबको पता है, रिएक्शन आपको सबको पता है, 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज + 6H2O + 6CO2। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एंड वाटर ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है।
of photosynthesis. Now water has high specific heat, high heat of vaporization and high heat of fusion. So यहाँ पे हम देखते हैं अभी, तो पहले भी बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट की। तो ये डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। क्या है स्पेसिफिक हीट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस से किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस का अगर हमको मास बढ़ाना है तो वो बढ़ाने के लिए हमको कितने अमाउंट ऑफ हीट लगेंगे, दैट इज़ अ स्पेसिफिक हीट। क्लियर? डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब पर यूनिट मास मतलब कोई भी मास ले लो आप, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 केजी, ठीक है। तो 1 केजी हम पकड़ते तो 1 केजी कोई मास है हमारे पास, और उस 1 केजी मास का अगर हमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अभी जो हमको देखनी है दैट इज़ हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन यानी क्या? तो हीट ऑफ फ्यूजन इज अ चेंज in its enthalpy resulting from providing energy, typically heat, to a specific quantity of substance that change its state from solid to liquid at a constant pressure. तो यहाँ पे बोला क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझ जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म है एंथैल्पी। पहले तो एंथैल्पी की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एंथैल्पी इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलेंगे एंथैल्पी की डेफिनेशन? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। नो यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन ने क्या बोला है? तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इज रिक्वायर्ड, किस लिए? तो स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को उसका स्टेट चेंज करना है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाना है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही है इट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी हमको नेक्स्ट डेफिनेशन जो देखनी है दैट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी और एंथैल्पी दैट मस्ट बी एडेड टू अ लिक्विड सब्सटेंस टू ट्रांसफॉर्म अ क्वांटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू गैस। मतलब क्या बोला है, समझ रहे हो? हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ हीट ऐड करनी है एक लिक्विड सब्सटेंस में टू ट्रांसफॉर्म दैट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? चेंज। मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस को गैस में चेंज करने के लिए, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस को गैस में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट लग रही है उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझिए डेफिनेशन। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है इसके वजह से क्या बोला है कि वाटर एक्ट एज ए थर्मल बफर। थर्मल बफर मतलब क्या? तो इट यूज टू मेंटेन कांस्टेंट हीट और टू मेंटेन टेम्परेचर। Now these are various properties are due to hydrogen bond between water molecule. अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between partially electropositive hydrogen of one water molecule to the partially electronegative oxygen of other water molecule. क्या बोला है मैंने, समझ में आया? तो इट इज़ अ weak force of attraction between partially electropositive hydrogen of one water molecule to the partially electronegative oxygen of other water molecule. इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल वो होता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हम उसको बोलेंगे द आइटम विच अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, समझ गए? तो वाटर मॉलिक्यूल में ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे कई सारे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। नाउ
तो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। फिर ये डेफिनेशन जो है, मीनिंग्स, स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन भी हमने देखी है ना। व्हाट इज़ एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस बोला है। तो एडेसिव फोर्सेस मतलब क्या कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स। जैसे कि वाटर और जाइलम वेसल्स की जो वॉल है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा दैट इज़ एडेसिव फोर्स। मतलब सेल्यूलोज की जो फाइबर्स है और वाटर है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है दैट इज़ एडेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स मतलब क्या कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। और एडेसिव फोर्स मतलब समझे, दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे हम एडेसिव फोर्स। तो चलो देखते भी आगे। वाटर मॉलिक्यूल हैव गुड एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो मैंने आपको बोला जैसे वाटर जो है वो एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे किसके साथ, जाइलम वेसल के वॉल के साथ, ट्रैकिड्स के वॉल के साथ, यानी सेल्यूलोज के फाइबर्स के साथ। और वाटर मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन रहता है, दैट इज द कोहेसिव फोर्सेस। ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, हाई एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, इट कैन ईजिली रेज इन अ कैपिलरीज। तो जाइलम वेसल्स की जो ल्यूमेन रहती है, जो कैविटी रहती है, जस्ट एक्ट एज अ कैपिलरी। आपने वो माइन्यूट कैपिलरीज देखी होगी केमिस्ट्री लैब में वगैरह, तो कैपिलरी में अपना वाटर ऊपर रन होता है, वैसे ही जाइलम वेसल्स की जो ल्यूमेन है उसको हम बोलेंगे कैपिलरी। तो उसमें वाटर इजीली ऊपर रन होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाई एडेसिव फोर्स एंड हाई कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन है ना क्या होता है, कैसा है कि वाटर को मान लो आपने एक बीकर में रखा है, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। बट वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस रहता है उस बीकर में, तो ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको अंदर से तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट हो रहा है, बट ऊपर जो गैस है या एटमॉस्फेयर है वो उसको उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता। तो एज ए रिज़ल्ट वाटर की जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ खींचते हैं, तो उनके सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर एक तरह का टेंशन क्रिएट होता है, उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। शायद इसीलिए वाटर का कोई भी ड्रॉप आप देख लो वो स्पेरिकल होगा, क्योंकि वाटर के सरफेस के मॉलिक्यूल को इनवर्ट फोर्स डेवलप हो रहा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे। देखो जैसे मान लो ये बीकर है, तो इस बीकर में यहाँ पे वाटर रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल सभी तरफ से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, बट सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको इनवर्ड फोर्स रहेगा, बट आउटवर्ड फोर्स उतना नहीं रहेगा। तो एज ए रिज़ल्ट वाटर का जो सरफेस होता है बीकर में, वो सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है, समझ रहे। तो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। It is therefore a significant molecule that connect a physical world with a biological process। तो वाटर एक सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड को बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। नाउ वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, सबसे पहले अभी रूट के बारे में हम देखते हैं। तो रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉइल। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे लिक्विड फॉर्म में। हाउएवर एपिफाइटिक प्लांट लाइक ऑर्किड्स, एपिफाइट्स मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर अटैच होता है,
फॉर गेटिंग सपोर्ट। जैसे ऑर्किड्स ये रेन फॉरेस्ट में ग्रो होता है। अब रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि काफ़ी हाइटेड प्लांट होता है, एकदम डेंस रहता है रेन फॉरेस्ट, तो छोटे छोटे जो प्लांट रहते हैं हर्ब है श्रब, उनको सनलाइट बहुत ही कम अवेलेबल होता है। तो ये ऑर्किड प्लांट ने एक मॉडिफिकेशन किया है, तो ये टॉल ट्रीज़ के ब्रांचेस पे अटैच होता है और टॉल ट्रीज़ के हाइट के साथ ये भी ऊपर ऊपर मूव होते जाएंगे और उनको अच्छे से सनलाइट मिलेगा, ठीक है। और ये उस टॉल ट्री के ऊपर अटैच है, बट उससे कोई एज अ पैरासाइट कुछ भी नहीं ले रहे, ना वाटर ले रहे ना फूड ले रहे। ये ट्रूली फोटोसिंथेटिक प्लांट रहता है। बट जब ये प्लांट, ये ऑर्किड्स दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट के लिए है, तो फिर इनकी रूट तो हैंगिंग हो गए एयर में, अभी सॉइल से तो वाटर एब्जॉर्ब कर नहीं सकते। तो ये इपीफाइड प्लांट, इपीफाइड की बोला समझ रहे, इपी मतलब अबव फाइट एन ए प्लांट, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर है। तो ये जो ऑर्किड है इसकी रूट एयर में रहता है, तो इनको वाटर सॉइल से तो ये एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, ना ही उस प्लांट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो फिर इनको वाटर कहाँ से मिलता है। तो रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो इनकी जो रूट्स है, ठीक है, उनमें स्पेशल टिश्यू रहता है, दैट इज़ वेलमन। तो ये वेलमन टिश्यू क्या करता है, वाटर वेपर्स जो रहते हैं एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करता है। तो क्या बोला है देखो, एपिफाइटिक प्लांट लाइक ऑर्किड एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट हैविंग स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज वेलमन। तो वेलमन एक हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू है। हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू यानी कि जो वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि सॉल्ट जो है वो भी हाइग्रोस्कोपिक रहता है। आप रेनी सीजन में एक बाउल में सॉल्ट निकाल के रख दो, अगर आप उस बाउल में सॉल्ट निकाल के रख दोगे तो आप नोटिस करोगे कि रेनी सीजन में वो सॉल्ट क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिमिलरली ये वेलमन टिश्यू रहता है एपिफाइटिक प्लांट के रूट में, जो हैंगिंग रूट रहते हैं एयर में। क्लियर नाउ। सो एक टिपिकल रूट की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन। जैसे अभी नीचे दिख रहा है, मैचुरेशन जोन, रूट हेयर जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन, दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन। 4 जोन है, कौन से? मैचुरेशन जोन, रूट हेयर जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक जोन। तो एक टिपिकल रूट में हमको ये 4 जोन देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ रूट हेयर, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन और मेरिस्टेमेटिक जोन। इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर हम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, रूट हेयर वाला, और जो जोन है उसको आप बोल सकते हो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एपिडर्मल सेल्स, दैट इज एपिब्लेमा सेल्स, मतलब रूट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है एपिडर्मिस की, तो उसकी जो सेल्स है एपिब्लेमा और एपिडर्मिस की जो सेल्स है, फॉर्म यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर एपिब्लेमा सेल का यूनिसेलुलर एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जिसमें है वो है एपिब्लेमा सेल। तो एपिब्लेमा सेल की मेम्ब्रेन और वॉल एक्सटेंड हुई है टू फॉर्म रूट हेयर, दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हुआ है टू फॉर्म रूट हेयर। वहाँ पे एक वैक्यूल है, वो भी वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी उसमें एक्सटेंड हुई है। तो रूट हेयर इज यूनिसेलुलर और इट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा सेल। और रूट हेयर का फंक्शन क्या है, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो रूट हेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। ना अभी हमको स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर देखना है। तो रूट हेयर इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ और प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपिब्लेमा सेल। तो सिंपली अभी डायग्राम में आप देखा है यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मतलब उसकी मेम्ब्रेन का या उसके सेल का जैसे एक्सटेंशन है, जिसमें उसका वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, मेम्ब्रेन वो सब एक्सटेंड हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 mm लॉन्ग रहेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कलरलेस, अनब्रांच एंड शॉर्ट ल्यूड। शॉर्ट ल्यूड है इसलिए उसको बोलेंगे एम्फीमेरल। एम्फीमेरल दैट मीन्स दे आर शॉर्ट ल्यूड एंड वेरी डेलिकेट। तो हमेशा ये टूटता रहता है, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो इट हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रूट हेयर की बात करेंगे तो उसमें
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, थिन साइटोप्लाज्म की लेयर रहेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थिन सेल वॉल, तो विच इज़ ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर कंपोज ऑफ, मतलब सेल वॉल जो है उसमें 2 लेयर रहेंगी, सेल वॉल की आउटर लेयर वो बनी रहेंगी पेक्टिन से एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ध्यान में रहेगा। नाउ सेल वॉल इज़ फ्रीली परमेबल, मतलब उसमें से बहुत सारी चीज़ें इजीली इन एंड आउट पास हो सकती है सेल वॉल से, तो सेल वॉल तो फ्रीली परमेबल है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी वो क्या रहेगी, सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, समझा है। तो जैसे इस पैराग्राफ में बोला है शॉर्ट ल्यूड रहते हैं रूट हेयर्स और इफीमेरल रहता है, तो शॉर्ट ल्यूड मतलब रूट हेयर जनरली 10 to 15 डेज का उसका लाइफ स्पैन होता है। हर 10 to 15 डेज बाद पुराने रूट हेयर फॉल होके फिर से नए रूट हेयर उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, समझ रहे। 10 to 15 डेज बाद पुराने रूट हेयर लॉस होके नए रूट हेयर उस जगह पे रिप्लेस होंगे, तो रूट हेयर आर शॉर्ट ल्यूड। देन लास्ट में जैसे बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, तो सिलेक्टिवली परमेबल का मीनिंग आपको मैं बताना चाहूँगा। सिलेक्टिवली परमेबल जो है वो सारी चीज़ों को पास नहीं होने देंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सम सोल्यूट ही पास होगा अलॉन्ग विद सॉल्वेंट, सम सिलेक्टेड सोल्यूट मॉलिक्यूल ही पास होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद सॉल्वेंट, इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल। नाउ वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन अभी हमको देखना है, तो रूट को एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर मतलब सॉइल सराउंडिंग द रूट आप बोल सकते हो, जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट सराउंडिंग द रूट बोला है यहाँ पे, तो राइजोस्फीयर से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज जो सॉइल रूट के सराउंडिंग में रहती है। तो वाटर प्रेजेंट इन अ सॉइल ऑकर एज अ ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर एंड कैपिलरी वाटर, मतलब अब सॉइल में जो वाटर अवेलेबल है वो 4 टाइप का वाटर है। ग्रेविटेशनल वाटर दैट इज फ्री वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो वाटर परकोलेट, परकोलेट मतलब क्या कि छोटी छोटी माइन्यूट गैप में से सॉइल पार्टिकल से वाटर आगे आगे ट्रिकल होके नीचे नीचे पास होगा, तो परकोलेट ड्रीप ड्यू टू द ग्रेविटी इन अ सॉइल, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से सॉइल में वाटर डीपली परकोलेट होगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये एकदम नीचे डीप वाटर बेड में रहेगा, जैसे आप बोर से जो वाटर निकालते हो वैसे जो वाटर बेड है सॉइल के नीचे उसमें ये वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। तो दिस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूट वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, रूट वहाँ तक डीप पहुँच नहीं पाएंगे ग्रेविटेशनल वाटर तक, वो काफ़ी नीचे पहुँच चुका है, ठीक है, वाटर बेड्स में है नीचे। जैसे बोर करके आप जो वाटर बेड से बोर्स करके वाटर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना, 300 फीट 500 फीट तक बोर होती है तब जाके वाटर निकलता है, तो वहाँ तक तो प्लांट की रूट पहुँच नहीं सकते। तो ग्रेविटेशनल वाटर ये प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। देन दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मैंने आपको पहले बताया था हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो वाटर किसी चीज़ को अटैच रहता है, या ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखता है, अटैच करके रखता है अपने साथ, उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। तो फाइन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब और एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट, जो सॉइल पार्टिकल है, मिनरल पार्टिकल है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके इम्बाइब होते हैं, इम्बाइब मतलब खुद स्वेल हो जाता है और उसको होल्ड करते हैं, तो ये वाटर भी रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर उसको बोलते हैं, रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, सो ये वाटर भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसको हम कंबाइंड वाटर बोलेंगे। जब वाटर इनके साथ रिएक्ट हो चुका है सिलिकॉन एल्यूमिनियम के साथ, तो ये कंबाइंड वाटर भी प्लांट को फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। नाउ सम वाटर इज हेल्ड इन द पोर्स, पोर्स मतलब क्या, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल ड्यू टू कैपिलरिटी, मतलब छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल रहता है सॉइल के, तो उसमें कैपिलरीज रहती है, उस कैपिलरी में कुछ वाटर रहता है, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर एंड दैट इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो कैपिलरी वाटर इज़ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, समझ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर, ऐसे 4 तरह के वाटर सॉइल में रहते हैं। इनमें से सिर्फ कैपिलरी वाटर ही प्लांट को अवेलेबल होगा फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट।
ग्रेविटेशनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर है सॉइल में काफ़ी डीपली चले जाता है तो वहाँ तक रूट पहुँच नहीं पाते। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर में जो वाटर था वो वाटर किसी सॉइल पार्टिकल के साथ या मिनरल के साथ क्या हो चुका है, अटैच हो सका है, उन्होंने उसको होल्ड करके रखा है, तो वो इजीली रूट को देंगे नहीं वाटर। और कंबाइंड वाटर जो है वो किसी मिनरल केमिकल के साथ रिएक्ट हो सकता है, उन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना रहे, जैसे कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है। तो फिर उनके साथ रिएक्ट हुआ वाटर, उनके साथ कंबाइन हुआ वाटर प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा कौन सा? तो कैपिलरी वाटर। कैपिलरी मतलब माइन्यूट पोर जो रहते हैं सॉइल में, छोटे छोटे जो पोर्स है सॉइल में, उन सॉइल के पोर्स के बीच में जो वाटर्स रहेंगे वो इजीली रूट जो है वो अपने रूट हेयर के थ्रू वगैरह क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक आज हम देखते हैं, बाकी का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप इतना ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं समझता तो मुझे बताइए। और इसका जो PDF है वो मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, इसका PDF आपको मैं भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो